अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज़म खान साहब की वो स्पीच जिसके बाद इनको जेल हो गई, 27 माह गुजार के अभी आए हैं। और उस स्पीच में इन्होंने जो पॉइंट आउट किया था वो ये था कि देखो ये बंदा अजीब, मैं आपको बात बताऊं, एक ही जगह से 10 बार इलेक्शन जीता है, फ्री एजुकेशन के लिए इसने वहाँ यूनिवर्सिटी कायम की और कोई करप्शन, ये दावा करता है इस वीडियो में कि साबित करो और जेल में डाल दो। उस स्पीच में जो पॉइंट था वो ये था कि आप हम मुसलमानों को जीने दो, हमारे 3 तलाक के कानून को मत छेड़ो और शादी की उम्र में मत छेड़ो और 4 शादियों के कानून को मत छेड़ो, मुसलमानों का अपना मजहब है, तुम्हें क्या है इससे। इसके बाद इसको क्या हो गई, सजा हो गई। आइए देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं, वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह कुछ पॉइंट मैं भी लेके आया हूँ। सर, मैं ये समझता हूं अगर हम इस माहौल को बदल न सके तो शायद लोकतंत्र का सपना हमारा रास्ते में ही दम तोड़ देगा। मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण की मुखालिफत में नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस जरूर है कि जो बुनियादी बातें और बुनियादी सवालों के जवाब होना चाहिए थे, शायद वो जवाब नहीं हैं। हमारे सिस्टम की ये मजबूरी भी है कि राष्ट्रपति महोदय को अपने दिल और अपने दिमाग से कुछ कहना नहीं होता है, सिर्फ पढ़ना होता है। लेकिन चमन के निगहबानों को यकीनन निगहबानी मुबारक हो, लेकिन ये ख्याल रहे, यहाँ जिम्मेदार नहीं है इस वक्त सदन में, लेकिन हो सकता है मेरी आवाज़ या मेरी बात वहाँ तक पहुँचे कि सिर्फ चमन में फूलों की ही हिफाजत नहीं होती, बल्कि वो कांटे जो फूलों की हिफाजत करते हैं, अगर उन कांटों की हिफाजत नहीं हुई तो चमन का बुनियादी तसव्वुर ख़त्म हो जाता है। इस मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी के साथ जिस तरह का सलूक और जिस तरह का रवैया है, वो यकीनन बहुत तकलीफदेह है। मेरे जैसा व्यक्ति जो एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर है, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया है, आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन शायद अच्छा न लगे, जहां बच्चे पढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री जी बैठे हैं उस जैसा हो। तकरीबन 500 एकड़ ज़मीन पर एशिया का लगभग सबसे खूबसूरत विश्वविद्यालय है और ये मैंने इस तरह बनाया है मान्यवर, हाथ और दामन फैलाकर। मेरे बच्चों के 4 CBSE बोर्ड के स्कूल चलते हैं, 300-350 रुपए की फीस लेता हूं। जिनके माँ बाप नहीं हैं उन्हें मुफ्त पढ़ाता हूं, उन्हें ड्रेस मुफ्त देता हूं, उन्हें किताबें मुफ्त देता हूं। माँ बाप में से एक नहीं है तो 50% कंसेशन है। सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाले का बच्चा और बच्ची पढ़ता है तो मात्र 20 रुपया दिए जाते हैं। लेकिन इसी आज़ादी में मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जो बर्ताव हुआ, उसने आज़ादी की सांसों को बहुत कम कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि बार बार 1947 का जिक्र हुआ है, यहाँ आज़ादी के 70 सालों का जिक्र हुआ है। हमारा बहुत विवाद है कांग्रेस से, बहुत नाराजगी है। मुरादाबाद से लेकर अयोध्या तक बहुत से सवालात हैं जिसका जवाब नहीं है उनके पास। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ विकास का काम इन्हीं 5 वर्षों में हुआ है। विकास बहुतों ने किया है। जब देश आजाद हुआ था तो हमारे पास लकड़ी के पहियों की गाड़ियां थीं, हमारे पास इतने भी हथियार नहीं थे कि 47 के बंटवारे में जो खुरेजी हो रही थी उसे हम रोक सकते हों। बहुत आसान है किसी पर कटाक्ष कर देना, लेकिन सच्चाई की आंखों से भी देखना पड़ेगा मान्यवर। और मैं ये कहना चाहता हूं सदन के उन तमाम साथियों से और उत्तर प्रदेश के जो जीत कर आए हैं, वो मुझसे व्यक्तिगत तौर पर वाकिफ हैं। और मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में अगर सुई के नोक के बराबर भी कहीं बेईमानी, रिश्वत और कोई भ्रष्टाचार या व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कोई ज्यादती की हुई सरकारी कलम के साथ हो, तो मैं अभी इसी सदन को छोड़ने के लिए ऐलान करता हूं। मैंने सुना नहीं, वरना मैं आपका जवाब दूंगा। मैंने मान्यवर बहुत साफ सुथरी जिंदगी गुजारी है, वरना
वरना इतना लंबा राजनीतिक सफर तय करने के बाद मैं देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़ा हुआ नहीं होता। मैं उन उठने वाली आवाजों से भी कहना चाहता हूं कि 47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने यह तय किया कि यह वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहां, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहां। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं, हमारे बुजुर्गों की यादें हैं, और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। वही लोग गद्दार हो गए, उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा। हम अपनी मर्जी से रुके थे, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं रोका था। जो अपनी मर्जी से रुके उनके लिए आज ही सदन में यह कहा गया कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा। बहस वंदे मातरम की नहीं है। मेरी बात तो सुन लें आप, मेरी बात सुन लें, हो सकता है आपको शर्मिंदगी हो। बात वंदे मातरम की नहीं है मान्यवर। अगर कानून की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वंदे मातरम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी अदालत वो भी है। लेकिन अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, रेशमी रुमाल तहरीक, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कितने उलमा ने फांसी के तख्ते चूमे थे, कितने लोग मारे गए थे। देश में न जाने कितनी मिट्टी की पहाड़ियां वो हैं जिनमें हमारी लाशें आज भी सड़ गई होंगी, लेकिन उनमें दफन है। रेशमी रुमाल तहरीक में अगर आप रेशमी रुमाल की तस्वीर देखेंगे तो उस पर भारत मां की तस्वीर छपी हुई मिलेगी आपको। ये रिश्ते कब थे? ये 1942 में जब हिंदू और मुसलमान ने एक बर्तन में खाना खाया था, तब अंग्रेज को लगा था कि वो अब हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकेगा, और 1942 से ही उसने अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था, और 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया था। हम आज भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक घर में बैठते हैं, हमें किसी को एक दूसरे से डर नहीं लगता। लेकिन जब हम चुनी हुई संस्थाओं में आते हैं, जब वोट जैसी चीज हमारा मुकद्दर बनने वाली होती है, तब इंसानियत के सारे रिश्ते हमारे टूट जाते हैं मान्यवर। इससे देश बहुत कमजोर हो रहा है, इससे हम बहुत कुछ खो रहे हैं। आप मुझे मजबूर तो नहीं करेंगे। मैं आपसे ये कब कह रहा हूं कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाएं? यहां ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है। जो चाहे कहे, अगर मैं कहूं तो आप रोक नहीं सकते, और मैं न कहूं तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो कहिए, आप कहिए कि जबरदस्ती कहना होगा। मान्यवर संविधान से चलेगा, यही तो हम भी चाहते हैं, यही हम चाहते हैं। अगर संविधान में कहीं किसी मजहबी किताब का कोई श्लोक, कोई आयत पढ़ने के लिए कहा गया हो, मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस हुक्म पर नतमस्तक करूंगा। मानो संविधान को। मैं भी यही कह रहा हूं, हमें संविधान को मानना चाहिए, और जो लोग संविधान को नहीं मानेंगे वो देश के साथ अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश बहरहाल सबका है। पूरा जिस्म हाथों से बना हुआ नहीं है, पूरा जिस्म पैरों से बना हुआ नहीं है। शरीर का एक हिस्सा खत्म कर दिया जाए, इंसान इंसान नहीं रह जाएगा। हिंदुस्तान एक बेहतरीन इंसान है, इसे बेहतरीन इंसान बना रहने दिया जाना चाहिए। ये कहना चाहता हूं मान्यवर। प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को दूसरी सरकार बनाने के लिए बहुत मुबारकबाद। लेकिन ये याद रहे कि जिम्मेदारियों का बहुत बोझ है उनके कंधों पर। जो कहा जाए वो किया जाए। किसी को गलत नाम से, मैं एक छोटा सा व्यक्ति, भैंसे भी पालता हूं। प्रधानमंत्री जी को जनसभा में मेरी भैंसों का ख्याल रहा, मेरा ख्याल नहीं रहा मान्यवर। 4-4 साल के मासूम बच्चों को जिलाधिकारी और एडीएम स्कूल के अंदर कान पकड़कर उठा ले। यही है कानून का राज, यही है कानून का राज। ये 3 तलाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शिक्षा के अधिकार की बात कर रहा हूं। एक दरवाजा जो सरकार के पैसे से बना हो, जिसे सरकारी संस्था ने बनाया हो। मुंशी प्रेमचंद की जबान थी उर्दू,
उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है, मुसलमानों की जबान है अरबी, उनके कुरान की जबान है अरबी। उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं, हिंदुस्तानियों की जबान है, इनकलाब जिंदाबाद की जबान है। इस जबान के साथ तासुब, उर्दू गेट बना हुआ है, तोड़ दिया जाएगा। सरकार से बना हुआ, सरकार के पैसे से और सरकार की संस्था से बनाया हुआ दरवाजा गिरा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। मान्यवर, कैसे कानून का राज चलेगा? मासूमों को कान से पकड़कर उठा दिया जाएगा। मान्यवर, कैसे आप शिक्षा देंगे? आप उत्तर प्रदेश में एक ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी हो रही है। मुझे कोई परेशानी नहीं है उससे, क्योंकि मेरा गिरेबान साफ है, मेरा दिल साफ है, मेरा दामन साफ है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं मान्यवर, संवैधानिक बाध्यता है, हम शिक्षा देंगे, हम रोजगार देंगे। कितना रोजगार दिया, कितना स्वास्थ्य पर ख्याल रखा हमने? बहुत आसान है ये कह देना कि इतना पैसा खर्च कर दिया गया, लेकिन ये बताना पड़ेगा सदन को, नेता सदन को ये बताना पड़ेगा। गोरखपुर में बच्चे क्यों मर गए, इलाज क्यों नहीं हो सका? मुख्यमंत्री के क्षेत्र में क्यों इतनी मौतें हो गई? बिहार में इतनी मौतें क्यों हो गई? कितनी? मान्यवर, जब तक ये ज़हनियत नहीं बदलेगी, मेरे जैसे लोगों का सर्वाइवल बड़ा नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन मैं क्योंकि चुना हुआ व्यक्ति हूं मान्यवर, और इसलिए भी मैं बहुत अहमियत के साथ इस बात को कह रहा हूं कि एक कमीशन बिठाएं आप। लोकतंत्र के इस पर्व पर जो हुआ है मेरे यहां, 15 दिन तक बराबर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नंगा नाच किया है, मारा है लोगों को, बहुत एक वर्ग के लोगों को, रामपुर शहर के अंदर, स्वार के अंदर, टांडा के अंदर, दड़ियाल के अंदर। आप बिठाएं कमीशन, हमारा भी रोल देखें, जिला अधिकारी का रोल भी देखें। शौकिया मारा है लोगों को, दरवाजे तोड़कर घुसे हैं लोगों के अंदर। 77,000 रेड कार्ड दिए हैं पुलिस ने दरवाजे के अंदर घुसकर, और 77,000 परिवारों से ये कहा कि वोट डालने के लिए नहीं निकलोगे। जहां 77,000 परिवार वोट डालने के लिए नहीं निकलेंगे, लोकतंत्र कहां बाकी रह जाएगा? कैसे? अगर ये झूठ है मान्यवर, ये भी नोट किया जाए, कमीशन का हिस्सा माना जाए इसे। अगर 77,000 परिवारों को रेड कार्ड देकर वोट डालने से वंचित न किया गया हो, तो जो सजा ये सदन चाहे तय कर ले। मान्यवर, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि लोकतंत्र का बचना जरूरी है, और लोकतंत्र आवाजों से नहीं बचेगा। मान्यवर, लोकतंत्र तब बचेगा जब फांसी के तख्तों पर चढ़ने से पहले शहीद भगत सिंह का वजन लिया जाएगा तो 5 पाउंड वजन बढ़ चुका होगा। इससे साबित होता है देश की आजादी कैसे हुई थी। आपस के रिश्तों को नहीं संभालेंगे, देश खुशहाल नहीं रह सकता। मैं कहता हूं, ये पूरा शरीर हिंदुस्तान है। मेरे शरीर के 5वें हिस्से पर अगर फालिज लग जाएगा तो ये कामयाब हिंदुस्तान और सेहतमंद हिंदुस्तान नहीं होगा। पूरी दुनिया का कोई व्यक्ति इसे सेहतमंद हिंदुस्तान नहीं कहेगा। एक आवाज 3 तलाक के लिए आई थी मान्यवर, कोई 1 तलाक मानता है माने, कोई 2 मानता है माने, कोई 3 मानता है माने, नहीं मानता है मत माने। मैं ये कहता हूं कि यह हमारा व्यक्तिगत मामला है। इस पर कुरान जो हुक्म देता है, जो कुरान फैसला करता है, जो कुरान राय देता है, उस राय से हटकर कोई बात कबूल नहीं की जाएगी, हरगिज नहीं की जाएगी, हरगिज नहीं मान्यवर। और मैं एक बात और भी कह दूं, ये जो महिलाओं के बड़े हमदर्द बनते हैं, महिलाओं की बड़ी वकालत करते हैं, महिलाओं के दुख, उनके दर्द और उनकी तकलीफों के बारे में भी बताएं, सबरीमाला के बारे में बताएं। जो आखिर सबरीमाला में एक पैमाना और मुस्लिम तलाकशुदा औरतों के लिए मान्यवर, मैं आधा मिनट लूंगा आपका। मुझे तो इस बात का मान्यवर, मुझे इस बात का भी अंदेशा है मान्यवर, मुझे इस बात का अंदेशा है कहीं ऐसा ना हो देश अपने आप को शादी के बंधन से अलग कर ले। मान्यवर, कहीं ऐसा ना हो कि शादी, ब्याह, निकाह और मंडप से लोग डरने लगे। और हमारे यहाँ मान्यवर, हमारे यहाँ
शादी का रिवाज ही खत्म हो जाए और लिविंग रिलेशंस को लोग पसंद करने लगें। आइए अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को वापस लाएं और अपने रिश्तों को वापस लाएं और एक अच्छे हिंदुस्तान की परिकल्पना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे। तो नाज़रीन गिरामी, हम हिंदू कम्युनिटी से ये कहना चाहेंगे कि देखो, 3 तलाक का मसला ये हमारा मसला है। हम मुस्लिम हैं, 1 तलाक हो, 2 हो, 3 हो, कोई अपनी बीवी को देता है तो इसको आप छेड़ेंगे तो हमारा ईमान ज़ख्मी होगा। प्लीज़ इसे मत छेड़ें। और दूसरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारा सहारा है, ये कानून हमारे दीन की हिफाजत करता है। खुदारा इस पर हाथ न डालो, ये गलत बात है। मस्जिद हमारा अल्लाह का घर है, तुम्हारे मंदिर की तरह मुकद्दस है। हमारी मस्जिदों को मत छेड़ो। जिस तरह आप लोग अपने मंदिर को मुकद्दस समझते हो, हम ऐसे अपने मस्जिद को मुकद्दस समझते हैं, तो हम आपको नहीं छेड़ते, आप हमें मत छेड़े। क्यों ऐसा कर रहे हो? अजान हमारी पहचान है, ये आवाज़ बंद कर दी तो हमारा दिल टूट जाएगा। प्लीज़ अजान को मत छेड़िए। हम बीच की बात करने आए हैं, यहाँ पे किसी को कंडेम करने नहीं आए हैं हम। और आगे, कुर्बानी हमारी इबादत है, अगर इसे रोको दोगे तो हम टूट जाएंगे। इस इबादत को मत छेड़ो। हमने आपका तकद्दुस माना, गाय की कुर्बानी हमने छोड़ दी मुसलमानों ने। हम भैंस की करते हैं, हम बकरे की, दुम्बे की करते हैं। आप इस पे खुश हो, हम भी खुश हैं, तो क्यों छेड़ रहे हो? आगे, हम जो हलाल खाते हैं ये हमारा ईमान है, हमारे खाने पर सियासत न करो, मत छेड़ो हमें। आगे, मदरसे हमें हमारी रोशनी है, वहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, उनको दहशतगर्दों से मत जोड़ो प्लीज़, ये भी गलत है। कुरान हमारा दिल है, ये किताबुल्लाह का कलाम है, और अगर इसकी तौहीन की तो हम मर जाएंगे और तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, ये बात भी है। अच्छा, आगे, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सबसे बड़ी मोहब्बत है, इन पर गुस्ताखी करना हमारे दिल को काट देना है। प्लीज़ मत छेड़ें। हम सीधी सी बात करने आए हैं। हमारी ईदें हमारी खुशियाँ हैं, इनको बंद कर दोगे तो हम सोगवार हो जाएंगे। मत छेड़ो हमारी खुशियाँ। विरासत के कानून हमारे रब ने बनाए हैं, इन पर उंगली उठाओगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। मत छेड़ो हमें। अंग्रेज़ का कानून है, मरने वाला मर गया, माँ है या बाप है, बहन भाइयों को बराबर मिलेगा। शरीयत का कानून है, नहीं 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 नहीं, कि बहन को भाई से आधा मिलेगा, क्योंकि बहन के जो जिम्मेवारी उठाने वाला है उसका खामन है, उसका बेटा है, उसका फलां फलां फलां, और जो भाई है इसके जिम्मा 4 औरतों की जिम्मेदारी है, इसलिए भाई को डबल मिलेगा। ये बात सच है। अच्छा, गाँव कशी के नाम पर हमें मारना बंद करो, ये हमारी इबादत है। प्लीज़ इन पर सियासत ना करो। हाँ, हम गाँव कशी नहीं करेंगे। हलाला एक फ़िकी मसला है, इसे मजाक बना दिया गया है। प्लीज़ इस तंज का निशाना इसे ना बनाए। और जब एंकर्स के पास वो ख़त्म हो जाता है ना, वो कंटेंट, फिर ये ऐसी बातें करते हैं। हमारी नमाज, हमारा जुमा, ये हमारे रब से मुलाकात है, इसे रोकना हमारे ईमान को रोकना है। मत छेड़ो यार, ये तो नहीं हो सकता कि हम अपने रब से मुलाकात को छोड़ दें। दाढ़ी, टोपी, बुर्का, ये हमारी पहचान है, हमें इस पर शर्मिंदा ना करो। मत छेड़ो हमारी शनाख्त को। हमारे बच्चों को ज़बरदस्ती योगा और मंत्र ना पढ़ाओ, ये उनके दीन के ख़िलाफ़ है। प्लीज़ मत छेड़ो, ये गलत है। हमारी शरीयत के कवानीन अल्लाह के अहकाम है, इन पर हंसी मत उड़ाओ। प्लीज़ मत छेड़ो। ताजमहल, कुतुब मीनार हमारी तारीख़, ये हमारा वर्सा है, इस पर छोटे दावे ना करो, झूठे दावे, मत छेड़ो इनको। और हिजरत, शहादत, जिहाद, ये ईमान की अलामत है, इन्हें दहशतगर्दी से मत जोड़ो। प्लीज़ मत छेड़ो हमारा ईमान, मत छीनो। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।